और खबरें विस्तार से। तो उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएफएस अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी अधिकारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। पॉजिटिव पाए गए सभी अधिकारी एफआरआई में मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए आए हैं। बता दें कि प्रदेश में पिछले साल 2020 में भी कोरोना का सबसे पहला मामला एफआरआई से ही सामने आया था। तब भी यहां ट्रेनिंग कर रहे आईएफएस अफसरों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। अब कोरोना के कम होते मामलों के बीच एक बार फिर से एफआरआई में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी फ़िलहाल प्राप्त हुई है कि ये मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे एफआरआई, और इनका जो रूट था ये लखनऊ से दिल्ली आए थे। दिल्ली से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और कुछ अभी कंफर्म्ड सूचना नहीं है। इनफॉर्मल सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि इनकी टेस्टिंग जो दिल्ली में हुई वहाँ पे भी ये पॉजिटिव आए हैं, और लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है बस में बैठ के ये यहाँ पे आ गए एफआरआई में। तो इसकी जांच की जा रही है, और अगर इसकी पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो एफआरआई में कोरोना केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देहरादून डीएम ने कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एफआरआई तिब्बती कॉलोनी सहस्त्राधारा रोड कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्र में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। एफआरआई में 12 ट्रेनी आईएफएस अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि डीएम को जब इसकी जानकारी मिली, डीएम ने तुरंत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को चुनाव प्रबंधन समिति की अहम समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ साथ घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ बैठक कर पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा की है। चुनावी रोड मैप पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह व लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रहीं। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में 60+ सीटों का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। चुनाव सामने हैं और चुनौतियां भी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में प्रबंधन और ये किसी भी काम के लिए आवश्यक होता है। और स्वाभाविक ही है कि प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और आगे रणनीति ये सारी बनेंगी, और उसी रणनीति के तहत उन्हीं योजनाओं के तहत हम लोग आगे जाएंगे। और मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 22 में 2/3 बहुमत लेकर आएगी, और उसका कारण है कि विकास, आम जनता विकास चाहती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर विशेष चौमुखी विकास करने का जो काम हुआ है, वो सब ने जनता ने देखा है। तो उत्तराखंड में कुछ सीटों पर बंगाली मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, लिहाजा उत्तराखंड भाजपा की चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी ऐसे विधानसभाओं में बंगाली वोटर्स को साधने में जुटी हुई हैं। लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार का उदाहरण देकर उत्तराखंड को पश्चिम बंगाल जैसा नहीं बनाए जाने का संदेश बंगाली वोटर्स को दे रही हैं। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। ऐसी राजनीति से बचने और उत्तराखंड को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देने के लिए बंगाली वोटर भाजपा का साथ देंगे। जो स्टेट में बीजेपी का सरकार है वो बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत बंगाल में रहते हैं, बहुत हैप्पीली रहते हैं। इसलिए मैंने बंगाल को बोला है कि बीजेपी सरकार को फिर से लाना है, नहीं तो हमारा स्टेट जैसा बंगाल में स्टेट आप लोग देख रहे हैं, जो तुष्टीकरण का जो राजनीति बंगाल में चलता है उसका तो प्रभाव भी पड़ेगा। और सब लोग ये जानते हैं कि उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं कि बंगाल का सिचुएशन अभी क्या है, तो वो लोग चाहते हैं कि बंगाल जैसा उत्तराखंड नहीं हो।
और इस बीच खबर आ रही है बीजेपी की सैनिक सम्मान यात्रा पर सवाल उठाया गया है। आपके प्रवक्ता संजय भट्ट ने उठाए सवाल। कई जगह शहीदों के परिवार ने किया है बीजेपी का विरोध। बीजेपी की कथनी और करनी की पोल एक बार फिर से खुली है। बीजेपी शहीदों की शहादत पर केवल राजनीति कर रही है, यह सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी के नेता ने। बीजेपी सरकार की शहीद सैनिक सम्मान यात्रा चल रही है। उस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शहीदों के परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई जगह पर शहीदों के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विरोध किया है और उनको अपने आंगन की मिट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार वालों का मानना है, कहना है कि पहले हमारी समस्याएं तो दूर कर दो। वह देहरादून में हेम्प मेडिसिन पॉलिसी को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हेम्प मेडिसिन बहुत उपयोगी है और हम फिलहाल हेम्प के रेशों और लकड़ी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हेम्प मेडिसिन पूरी तरह से एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस भी है। साथ ही इसे मॉर्फिन का आयुर्वेदिक विकल्प भी माना जाता है। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उसका बहुत उपयोग होता है। दो इंजीनियर हैं पति पत्नी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है और एक एशिया लेवल की कमेटी है, उसने भी उनको नेपाल में सम्मानित किया था, जो हेम्प के रेशे पर काम कर रहे हैं और हेम्प की जो लकड़ी है उस पर आधारित काम कर रहे हैं। और ये देश का पहला एक हेम्प का जिसमें व्यापक इस्तेमाल किया गया है, ऐसे होम स्टे उन्होंने तैयार किया। वह देहरादून में बनने वाले 5 सैन्य धामों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बागेश्वर में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनपद से शहीद हुए 87 शहीद सैन्य परिजनों को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के परिजनों को सम्मान दिया है। वहीं गणेश जोशी का कहना है कि सैनिकों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पहाड़ का जो भी सैनिक शहीद होगा उसके परिवार के एक सदस्य को प्रदेश सरकार नौकरी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार दिया था कि 4 धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना जरूरी है, क्योंकि हर घर में एक सैनिक है, तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहां हुआ हो, उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रजे लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। माननीय